ठीक है अभय सर, आप शुरू कर सकते हैं सर। आवाज कर रहे थे अभय तो सर। बोले ना चाहते नहीं किताब में सबकी गरिमा के अनुरूप सादर आमंत्रित करते हैं। मंगल मूर्ति को दीप जलाकर मंगल गायन करते हैं। मेहमानों के स्वागत का भी क्रम का अनुपालन आवश्यक। बस इंतजार अब खत्म हुआ। हम शुभारंभ करते हैं। परम आदरणीय आज के मेहमान सुश्री तरुण कांति खालखो, सहायक प्राध्यापक संत जेवियर कॉलेज सिमडेगा हिंदी विभाग एवं प्रीति रंजना डुंगडुंग, जूनियर रिसर्चर रांची यूनिवर्सिटी रांची हिंदी विभाग, साथ ही साथ संत जेवियर कॉलेज महुआडांड़ के प्राचार्य डॉक्टर फादर M.K. जोश एवं हिंदी इंग्लिश कुड़ुक के विभागाध्यक्ष एवं सहायक शिक्षक तथा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभय सुकुट डुंगडुंग, संत जेवियर कॉलेज महुआडांड़, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कॉलेज की ओर से आपका सादर नमस्कार करता हूं। नव तरंगों से प्रफुल्लित सभी का रोम रोम, नई उम्मीदों को नैनों में साइजे, नई आशाओं को दिल में जगाए हुए मन है अति आह्लादित आप सभी के शुभ संदेशों को सुनने के लिए। आइए सर्वप्रथम जोश से भरा हुआ, जिनका नाम लोग बड़े गर्व से लेते हैं, गुणों की प्रशंसा चारों ओर करते हैं और हमारा संरक्षक उन्हीं से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ शुभ वाणी से करते हैं। डॉक्टर फादर प्रिंसिपल M.K. जोश आपको सहर्ष आमंत्रित करता हूं। Good morning to one and all. Warm welcome for this program. On behalf of St. Xavier's College, Mahodar, I extend my hearty welcome to all of you and congratulate the departments of English, Urdu, and Hindi for organizing this online seminar for the students. As you all know, students are the focus point of our education. Without them, there is no education. We are all learners. That is one thing we have realized. We have to find new techniques in this present era, where classroom teachings are not possible due to COVID-19. इस सेमिनार का आयोजन करने वालों को पूरे कॉलेज के तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के रिसोर्स पर्सन्स जो बाहर से आए हुए हैं, बिना नाम लिए, नाम तो बाकी सभी कोई ले रहे हैं, मेरे पास अभी नाम नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, माफी चाहता हूं आप लोगों से। बिना नाम लिए तीनों स्कॉलर्स को मेरे तरफ से बधाई शुभकामनाएं। साथ साथ में हम लोगों के इस छोटे प्रोग्राम में शामिल होकर के हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने का जो कार्य आप लोगों ने किया है, उसके लिए हम लोग आभारी हैं। पूरे कॉलेज की तरफ से आप सबों को धन्यवाद
all the best for today's webinar. Thank you. धन्यवाद फादर प्रिंसिपल। आपके शुभ संदेशों ने हमारे दिल में विश्वास पैदा किया है, हमारे मन में कुछ आशाएं पैदा की जो दिल में जोश के साथ आह्लादित किया है। धन्यवाद फादर प्रिंसिपल। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, अगर भीतर देखोगे परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। आइए ऐसे ही अनुभव से भरा महान शख्सियत मिस तरुण कांति खाल को सहायक प्राध्यापक संत जेवियर कॉलेज सिमडेगा हिंदी विभाग को आमंत्रित करते हैं। जोहार। सर्वप्रथम मैं संत जेवियर्स महाडार के प्राचार्य डॉक्टर फादर M.K. जोस एवं आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर सकूं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी सुस्वस्थ होंगे। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के लिए कितने हद तक सही है या गलत, साथ ही वर्तमान स्थिति का समाज में प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च से लेकर जुलाई अब तक लॉकडाउन में एक लंबा वक्त बीत चुका है। इस महामारी के दौरान वैसे तो हर क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र, जिसे हम वैश्विक भाषा में एजुकेशन सेक्टर कहते हैं, का हाल सबसे बुरा है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में स्कूल जाने वाले करीब 26 करोड़ विद्यार्थी हैं और इस समय उच्च शिक्षा में लगभग 38,500 कॉलेज और 760 विश्वविद्यालय पर तालाबंदी है। सत्र में विलंब होने के कारण एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है, लेकिन आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात तो बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो लगभग 50% शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं के बराबर है, और अगर यही ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो प्रति 100 लोगों पर केवल 21.76 व्यक्ति के पास इंटरनेट है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के लिए कितनी हद तक कारगर साबित हो सकता है। आप महुआडांड़ में रहते हैं और आप नेटवर्क की समस्या से तो हर रोज 2-4 होते ही होंगे। नेटवर्क की समस्या के साथ साथ बहुतों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कई इलाकों में बिजली नहीं है, लैपटॉप मोबाइल चार्ज इससे हम कैसे करेंगे। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे जो भारत देश में जो हो रही है उससे ऑनलाइन शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अगर आप नेट पैक भरा रहे हैं और तो डाटा आपको सिर्फ 1 GB या 2 GB मिलता है, जिससे आप पूरे दिन ऑनलाइन क्लास शायद ही कर पाएंगे। आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप क्लास कर रहे हैं और अचानक नेटवर्क चला जाए तो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जो प्रैक्टिकल विषय वाले हैं, जैसे भूगोल के हैं, साइंस के हैं, वो बिना प्रैक्टिकल किए अपने विषय को अच्छी तरह से समझ ही नहीं सकते हैं। तो उनके लिए इस समय में जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह से मैंने अनुभव किया है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, प्राइवेट स्कूल वगैरह में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है, तो स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शायद लेना थोड़ा संभव है, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो कॉलेज में इस तरह से कक्षा लेना कहीं ना कहीं एक असंभव सा प्रतीत सा लगता है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि जब ऑनलाइन क्लास होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अटेंडेंस बनाकर या फिर गुड मॉर्निंग मैसेज करके क्लास बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को देखना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप अगर महुआडांड़ में रहते हैं और जैसे कि अभी बरसात है, हम लोग सब जानते हैं कि जब ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं और अचानक से अगर वज्रपात हो जाता है तो भी हम लोग को कहीं ना कहीं अपना सारा नेट ऑफ करना पड़ता है, मोबाइल ऑफ करना पड़ता है, लैपटॉप बंद करना पड़ता है, और इसी बीच अगर आपकी कक्षा का समय हो गया है तो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो विद्यार्थियों, मुझे अगर इन सारी बातों को अगर मैं आकलन करती हूँ या सारी बातों को मैं मद्देनजर रखती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो गुणवत्ता, शिक्षा की जो गुणवत्ता एक क्लासरूम में होती है, एक गुरु और शिष्य जो क्लासरूम में बैठ के आमने सामने बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन शिक्षा में वो गुणवत्ता कसौटी पर कुछ मायनों में खरी एकदम से नहीं उतर पा रही है। अगर इसी बीच जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है और हमारा जो सत्र बहुत ज्यादा विलंब हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एक ये भी कहा गया कि ऑनलाइन एग्जाम लिए जा सकते हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। तो जब एग्जाम जो लिया जा रहा है वो कैसा लिया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको फिर 3 या 4 घंटे में आपको फिर पीडीएफ बना के उसको वापस भेजना पड़ता है। साथ ही साथ अभी ये भी कहा जा रहा है कि आप ओपन बुक के थ्रू, ओपन बुक के द्वारा, ओपन बुक के जरिए आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे, मेरे ख्याल से जो परीक्षा की जो गरिमा है या मूल्यांकन की जो गरिमा है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है, कम होते जा रही है। आप अगर मैंने अभी जो बातें कही, अगर उन मुद्दों को आप ध्यान से सुनते हैं या देखते हैं, तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ऑनलाइन शिक्षा कितना प्रभावी है और हम लोगों के लिए शायद ये गलत साबित हो रहा है या फिर सही साबित हो रहा है, ये आप खुद से समझ सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इन सब बातों को बोलकर मैं आपको हताश नहीं करना चाहती। एक गुरु होने के नाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस विषम परिस्थिति है, उसके भी सकारात्मक और नकारात्मक बातें हमारे सामने आई है। यह समय क्या है, हमारे लिए एक चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आपको मालूम होगा कि पहले भी विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे, फिर धीरे धीरे स्कूल बने, कॉलेज बने, उसके बाद धीरे धीरे इग्नू जैसे डिस्टेंस एजुकेशन आया। तो सब वक्त के साथ क्या होती है, चीजें बदलती जाती हैं, वक्त के साथ हर चीज बदलता है। तो अब ये जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है उसकी बारी है। तो ये जो उसकी बारी है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसके बारे में जानना होगा, उसके साथ हम लोग को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, उसको सीखना होगा, अभ्यस्त बनना होगा। तभी हम लोग जो ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है, जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, उसके बारे में हम लोग जान सकेंगे, उसमें हम लोग सहभागी हो सकेंगे, हम लोग उसके बारे में, उसके द्वारा हम लोग पढ़ के बातचीत कर पाएंगे। मुझे जहां तक याद है कि जब कुछ वर्षों, मतलब बीते वर्षों की बात की जाए, तो शायद 2000 लगभग उसके पहले सर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप नहीं चलाते थे, फेसबुक नहीं चलाते थे, यूट्यूब नहीं चलाना जानते थे। लेकिन क्या हुआ, जब हमारे पास स्मार्टफोन आया, एंड्रॉइड फोन आया, तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे हम लोगों ने इन सब चीजों को चलाना सीख लिया। इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे चलाना है, इसमें चीजों को कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे जान लिया। तो ये वक्त के साथ हम लोगों ने अपने आप ये चीजों को सीख लिया। तो मुझे लगता है कि वैसे ही हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो शायद अभी इन सब चीजों को नहीं जानते हैं कि कैसे मेल करना है, कैसे असाइनमेंट बनाना है, कैसे ऑनलाइन चीजों को ढूंढना है, कैसे अपने आंसर को आप पीडीएफ बना के भेजना है, तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी तो रेडियो के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जा रही है, आप उसे सीखने की कोशिश कीजिए। और मुझे ये सबसे अच्छी बात यह लग रही है कि जब ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आप अपने घर में कर रहे हैं। जब आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपके अभिभावक आपको देख पा रहे हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि नई चीजों को, शिक्षा के स्तर पर एक नए प्रयोग को हम विद्यार्थियों को, अभिभावक को, शिक्षकों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास अभी कोई भी अन्य उपाय नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम शिक्षकों को थोड़ा सा और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही जो विद्यार्थी है उनको भी जरूरत है कि इन सारे चीजों को, जो नई चीजें हैं, उनको जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश से ऑनलाइन क्लास की ओर आपको ऑनलाइन क्लास की ओर रुख अपनाने को कह रही है। हमें ये जोर दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास करें, तो हो सके आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आपको नए बदलाव देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए मैं विद्यार्थियों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी इस अभी तकनीकी के क्षेत्र में या फिर जो ऑनलाइन शिक्षा की बातें हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम की बातें हो रही है, या जो भी इस तरह की बातें हो रही है, उनको जानने की, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे इसी तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान स्थिति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप सभी को पता है कि समाज हम सबसे मिलकर बना है, और जब वर्तमान समय में कोविड-19 का समय है, तो कहीं ना कहीं दुनिया की गतिविधियां ठप सी पड़ गई हैं। और सबसे पहले इसका प्रभाव जो पड़ा है कि आर्थिक स्तर पर हम क्या हो गए हैं, पीछे हो गए हैं। बहुतों का रोजगार छिन गया है, कंपनियां बंद होने के कगार पे है, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो गई है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम लोग मानसिक, आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा और एक बात देखने को मुझे मिली है कि हम लोगों के समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है। जो अमीरी का, गरीबी का जो फासला था, वो कहीं ना कहीं फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा बीते दिनों में नस्लीय भेदभाव को भी बढ़ावा मिला है। लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग एक दूसरे को शक भरी कि कहीं उसको भी तो ये बीमारी नहीं हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो अखंड एकता थी, उसको भारी क्षति हो रही है, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव हम विद्यार्थियों पर, हम युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। हम सब कुछ शुरू से जानते हैं कि क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब हम लोग को इस बीमारी के समय कहा जा रहा है, इस महामारी के समय कहा जा रहा है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रहें, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विकास है, उसमें कहीं ना कहीं ये अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और इसके अलावा इस महामारी का सीधा सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क में पड़ रहा है। लोग शारीरिक, मानसिक कष्ट झेल रहे हैं। तनाव के कारण अवसादग्रस्त होकर कई लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं। पिछले महीनों में आपने कई उदाहरण देखे होंगे, जो कोरोना के अलावे अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल रहा है। इस तरह की घटना से सबसे बुरा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। ये विद्यार्थी समाज का ही हिस्सा है, अतः कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। वे खुद को बोझिल, चिंता से ग्रस्त, मानसिक रूप से थकावट, इस तरह का वो अनुभव कर रहे हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगी कि आप विद्यार्थी मानसिक तनाव मत लीजिए। माहौल सामान्य होने तक इन्हीं चुनौतियों के साथ जीना सीखिए, आशावादी बने, सकारात्मक चीजों पर ध्यान लगाइए, नए सिरे से चीजों की शुरुआत कीजिए। आप नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, आप में नया जोश है, कुछ नया कर सकते हैं। अपनी कला, शौक को घर में रहते हुए इन दिनों निखारने का काम कीजिए। शायद आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चीजों में बदलाव होंगी, तो उस बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। आप स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार का, समाज का ख्याल रख सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं पुनः कॉलेज प्रबंधन और कार्यक्रम को संचालित करने वाली डॉक्टर विभा मैम, सिस्टर चंद्रोदया, डॉक्टर प्यारी मैम, रीमा मैम, रश्मि मैम, सर अभय, जॉर्ज सर, सबों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई कहती हूँ कि आपने इस तरह के कार्यक्रम की पहल की। धन्यवाद। शुक्रिया सुश्री तरुण कांति खाल को, सहायक प्राध्यापक सिमडेगा। आपने हमें जीने का हुनर सिखा दिया। कैसे बदलते हैं लोग, चंद वाक्यों के टुकड़े में बता दिया आपने। अपने और अपनों की पहचान को आसान बना दिया। शुक्रिया तरुण कांति खाल को। विशेष सूचना, आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के अंत में चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म उपलब्ध रहेगा, प्लीज उसे फिलअप कर दें।
सूरज आता है नई उम्मीदों की किरणें लेकर, हर नया दिन आता है नई कामयाबियां लेकर। आप हर दिन आए इसी उम्मीद के साथ। और आज के प्रवक्ता सुश्री प्रीति रंजना डुंगडुंग, जूनियर रिसर्चर, रांची यूनिवर्सिटी, रांची, हिंदी विभाग, आपको अपनी शुभ संदेश के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया सर। आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा जोहार, नमस्कार। सभी दर्शकों, श्रोताओं, विद्यार्थियों को भी मेरा जोहार और नमस्कार। बहुत सारी बातें तो तरुण मैम ने कह डाली हैं, लेकिन कुछ बातों पर मैं थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालना चाहूंगी। ऐसा अनुमान है कि अगले 2 सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का असर पड़ेगा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, और 34 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी रेखा में चले जाएंगे, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में चले जाएंगे, और इसका सीधा सीधा असर एजुकेशन पर पड़ेगा ही। अभी विद्यार्थियों की डिमांड है कि एग्जाम कैंसल्स हो जाएं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स ने अपने 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। जेईई और नीट के एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इस बीच एक और समस्या है, अभिभावकों की मांग है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वे अपनी फीस ना बढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि स्टाफ और टीचर्स को वेतन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। शिक्षा जगत से संबंधित ऐसी तमाम समस्याएं लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हो गई हैं, जिन पर मैं विस्तार से बात करूंगी। यूनेस्को के 20 जून 2020 के डाटा के अनुसार 114 से ज्यादा देशों में स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए हैं। इससे 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, और भारत में देखा जाए तो 32 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए हैं। जहां देश के कुछ संस्थान पूरी तरह पढ़ाई बंद कर चुके हैं, वहीं कुछ संस्थान ने ऑनलाइन क्लासेस को मान्यता दी है और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की व्यवस्था की है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के जरिए वे आपको पढ़ाएंगे। कम समय के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया अच्छा है, लेकिन वो सुविधा संपन्न लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें भी एक नुकसान है कि इससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है, एक भेदभाव पनपता है। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास है उनका काम तो चल जाता है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनका क्या? अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, महुआडांड़ ग्रामीण इलाका है, झारखंड भी कोई बहुत वेल डेवलप्ड सिटी नहीं है, कुछ एक आध शहर को छोड़ दे तो ग्रामीण इलाका ही है, तो आप चौंक जाएंगे। भारत के सिर्फ 2 ही राज्यों में 40% से ज्यादा ग्रामीण घरों में इंटरनेट है। उसके बाद बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें 10 से 20% तक गांवों में इंटरनेट है। बाकी के पास इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है। हो सकता है बिजली की भी पहुंच नहीं हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत गांवों का ही देश है। ये आंकड़े एनएसएस एजुकेशन सर्वे 2017-2018 के हैं, जिनसे मैंने ये आंकड़ा निकाला। अब यहाँ पर एक जरूरी फैक्टर इंटरनेट की स्पीड भी है, और इन ग्रामीण परिवारों में से ऐसे कई परिवार हैं जिनका खर्चा रोजमर्रा की कमाई से चलता था। लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार छिन गया, कमाई का कोई जरिया नहीं रहा। इसके कारण न जाने कितने परिवार गरीबी में जी रहे हैं। अब उनके पास खाने के पैसे नहीं है तो पढ़ाने के पैसे कैसे होंगे? अब उनके पास पैसे नहीं होंगे, ऐसे में वे चाहेंगे कि उनके बच्चे स्कूल न जाकर कुछ कमा कर लाएं, ताकि घर वालों का पेट भर सके, उन्हें रोटी नसीब हो। अगर मान लीजिए ये लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, स्कूल खुल जाते हैं, तो समर्थ परिवारों के बच्चे तो वापस स्कूल जाने लगेंगे, लेकिन इन परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि वे चाइल्ड लेबर में ढकेले जाएंगे। और ये एक बहुत ही खौफनाक समस्या की शुरुआत होगी, और ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगी, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य हैं, और अभी तक इस ओर किसी का उतना ध्यान नहीं गया है। ये बहुत दुखद बात है। फिर कॉलेज में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो खराब आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से आते हैं। वे छुट्टियों में अपनी फीस भरने के लिए काम करते हैं। मैंने खुद देखा है। मैं जहाँ अभी रहती हूँ वहाँ पे अगल बगल जब कुल्ली रेजा का काम करने, मैंने स्कूल के पीजी के स्टूडेंट्स को देखा है। मेरे साथ पीएचडी करने वाला एक लड़का खुद कुल्ली का काम करता था और अपनी फीस के लिए पैसा जमा करता है वो। तो ये सच बात है और ये चीजें हैं। और किसानों के पास भी खाने पीने की कमी तो नहीं होती है, लेकिन रुपयों की, कैश की कमी तो उनके पास भी होती है। ऐसे में वे क्या करेंगे? परेशानी तो इन्हें भी होगी। नेशनल
सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, उसकी रिपोर्ट है कि भारत में एक आम परिवार जिसमें माँ बाप और 2 बच्चे होते हैं, उनकी कमाई का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। ऐसे में अगर फीस बढ़ोतरी, जैसे कि अभी बहुत बातें हो रही है, फी हाइक हो रहा है, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं तो स्कूल, ये प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ, वो फीस बढ़ा रहे हैं। तो इससे होता है कि पेरेंट्स पर एक प्रेशर आता है, मतलब पैसों का बोझ बढ़ जाता है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के जो हेड हैं अशोक अग्रवाल, वे कहते हैं कि सरकार को इस साल 0 एकेडमिक ईयर घोषित कर देना चाहिए और सभी बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। उनका कहना है कि इससे उनका मनोबल बना रहेगा और जो फ्यूचर को लेके, पढ़ाई को लेके भय, अनिश्चितता, असमंजस की स्थिति है, ये थोड़ी कम हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स के बारे में उनका कहना है कि अगर उनका स्कूल पेरेंट्स के पैसों से ही चलता है तो क्यों ना स्कूल बोर्ड में पेरेंट्स को 50% रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। 4 राज्यों में यह लागू भी हो गया है, बाकी 15 राज्य इस पर काम कर रहे हैं। और एग्जाम का बार बार पोस्टपोन होना, अनिश्चितता का माहौल, ग्रेड कैसे मिलेगा, ग्रेड की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, जो रोजगार के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, वे क्या कर रहे हैं, उन्हें कितनी चिंता हो रही है। फिर लगातार हेडफोन लगाकर स्क्रीन को देखते रहना, और मोबाइल की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मोबाइल छोटा डिवाइस है, उसमें आप नजरें गड़ा कर देखेंगे तो आपकी नजरों पे ज्यादा परेशानी आएगी, उस पर ज्यादा आंखों पे प्रेशर आएगा। तो ये कोई आइडियल स्थिति नहीं है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इससे डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इस वजह से कभी कभी विद्यार्थियों ने आत्महत्या तक कर ली है। पिछले दिनों केरल में एक कक्षा 9 की बच्ची ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पास ना तो स्मार्टफोन था और ना ही टीवी था। वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही थी। मानसिक बीमारियां तो बड़े बड़े लोग भी नहीं झेल पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, फिर तो ये बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि झारखंड में पिछले 3 महीनों में करीब 449 लोगों ने आत्महत्या की है। यानी लॉकडाउन से उत्पन्न अकेलापन, भय, आर्थिक मंदी कोरोना से कहीं अधिक खतरनाक साबित हुए हैं। आजकल कोरोना से बचाव के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन यह सामाजिक बेलगाव जानलेवा साबित होता जा रहा है। और बात भी सही है ना, क्योंकि घर, परिवार और समाज ही हैं जो आपको जीने का हौसला देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि फिजिकल डिस्टेंस यानी शारीरिक दूरी रखिए, लेकिन अपने लोगों से खुद को जोड़े रखिए, उनकी बातों में शामिल रहिए किसी न किसी तरह से। ऊपर से एक और बात है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सब नहीं हो रहे हैं, तो ये बच्चों पर, विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। और प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन कम समय के लिए भी ठीक नहीं है। इतने छोटे बच्चों के विकास के लिए उनका अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ फेस टू फेस मिलना जुलना, बातें करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए डेनमार्क ने जरूरी सावधानियों के साथ अपने स्कूलों को खोल दिया है। लेकिन भारत में देखना पड़ेगा कि स्कूल खोलने या बंद करने, दोनों में से किसमें ज्यादा नुकसान है। क्योंकि नुकसान तो है ही है, लेकिन अभी अगर खोलना है तो ये देखना पड़ेगा कि किसमें कम नुकसान है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जैसे कि तरुण मैम ने भी बताया, ओपन बुक एग्जाम्स लेने की बात की है। भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 जुलाई से ओपन बुक्स एग्जामिनेशन की बात की थी। 4 जुलाई से वो शुरू भी हो चुके हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है। इसमें कंप्यूटर के सामने बैठकर आप किसी भी किताब को खोलकर परीक्षा लिख सकते हैं, लेकिन इसके जो प्रश्न होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं कि आप रट्टा मार के या बुक से आप नोट डाउन करके लिख लेंगे। ये सवाल आपको क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करते हैं, आपको दिमाग पे जोर डालने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अभी कल की न्यूज में ये आई कि DU के एग्जाम में बहुत सारी खामियां मिली, जो ओपन बुक एग्जाम लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वेबसाइट्स और उनका जो लॉगिन पोर्टल है, जिसके थ्रू आप एग्जाम लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो क्रैश हो जा रहा है। ऊपर से जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं और जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम की बात करना जल्दबाजी है, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमारे पास वे संसाधन हैं।
लेकिन वो सेटअप करने के लिए जो स्किल चाहिए वो शायद हमारे पास नहीं है। बहुत सारी बातें तो तरुण मैम ने बोल दी हैं। अब आते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो ऑनलाइन एजुकेशन से प्रभावित 3 तबके हैं: विद्यार्थी, अभिभावक, टीचर्स। सीबीएसई के एक सर्वे के अनुसार 78% बच्चों के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है। वे अपने पेरेंट्स या किसी और के मोबाइल फोन पर पढ़ाई करते हैं। फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यही सस्ता और सबसे उपलब्ध माध्यम है। इसके बाद आता है टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो महंगे हैं, लेकिन पढ़ाना तो है बच्चे को। इसकी वजह से पेरेंट्स पर जो फाइनेंशियल प्रेशर, पैसों का दबाव, मतलब वो जुगाड़ करके वो खरीदना चाह रहे कि हाँ बच्चे को पढ़ाना है, तो उनको एक अलग परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी। उस पर इंटरनेट पैक भी महंगे हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस में डाटा अधिक खर्च होता है। ऐसे में गरीब तबके के साथ तो मजाक ही है ऑनलाइन एजुकेशन। और भारत में कितनी गरीबी है ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक फैक्टर इंटरनेट स्पीड का भी है। ब्रॉडबैंड स्पीड का विश्लेषण करने वाली एक कंपनी है, उसका नाम है उपला। उसके हिसाब से कुछ दिनों पहले तक इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का 128वां स्थान था। 193 देश हैं, उसमें 128वां स्थान था। तो सोचिए गांव में तो हालात और भी बुरे होंगे। वेबिनार, जैसे अभी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, वेब में हम लोग कर रहे हैं, तो शिक्षा जगत के लोग भी सही से शामिल नहीं हो पा रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ 30 से 40% स्टूडेंट ही शामिल हो पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए संसाधनों की कमी है। और इसका एक अन्य प्रमुख कारण है तकनीकी समझ का अभाव। जिनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उनकी आदत नहीं है, उनसे फ्रेंडली नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय के स्टूडेंट्स तो फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन बाकी उनको बहुत दिक्कत होती है। जैसे उदाहरण के लिए आज की बात देख लीजिए, क्या हमारे पास संसाधन नहीं है इस वेबिनार के लिए? हैं, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो हम लोगों का जब ये हालात हैं तो बाकी लोगों के क्या हाल होंगे। और वैसे भी ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में, उसकी आदत डालने में, उसे यूजर फ्रेंडली होने में पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको दिक्कत होगी और सबको वक्त लगेगा। जब आप इसके अंदर घुसेंगे तभी सीख पाएंगे और इसमें भी वक्त लगेगा। अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान ना दे तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ता है, लेकिन इस वर्चुअल दुनिया से बाहर एक एक्चुअल दुनिया है जिससे हमारे बच्चों का सामना आज नहीं तो कल होना ही है। और वो दुनिया उनके कंफर्ट जोन में नहीं है, उनके कंफर्ट जोन से बाहर की दुनिया है। और उस दुनिया में रचने बसने के लिए उनका उस दुनिया में जाना ज्यादा जरूरी है। मतलब स्कूल कॉलेजेस जाना जरूरी है। वहां अपने दोस्तों से, अपने टीचर से वे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, नैतिकता की बातें सीखते हैं कि हाँ बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, ये गलत है, ये सही है। बच्चा अनुशासन सीखता है जो ऑनलाइन एजुकेशन में नदारद है। और बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा की तो वैसे भी कमी हो रखी है। अगर ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे नैतिक शिष्टाचार, व्यवहार सिखाना, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, वो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं है। कुछ नया नहीं कर पाते हैं, वे तो बोर हो जाते हैं। छोटे बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना वो खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। इससे उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। वे घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अकेलापन होता है। इसकी वजह से भूख की कमी हो जाती है या तो फिर अधिकता हो जाती है। मानसिक थकान होती है, कभी नींद आती है बहुत जोर से, कभी नींद नहीं आती है। ये समस्याएं हैं। पर समस्या ये भी है कि इन प्रॉब्लम्स को हम इजीली ले लेते हैं, हमें ये बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं लगती है। और ये जो मानसिक रोगियों से संबंधित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कोरोना की वजह से उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, तो ये भी एक कारण है। फिर बहुत देर तक स्क्रीन देखना, हेडफोन लगा के रखना, आंखों को अलग नुकसान, कानों को अलग नुकसान। ये समस्याएं ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को आ रही है, ये समस्याएं टीचर्स को भी आ रही हैं। और टीचर्स के लिए तो ये बहुत ही उबाऊ, थकाऊ हो जाता है, क्योंकि उनके लिए भी ये नया है, उन्हें भी सीखना है, तो वे काम समझकर जल्द से जल्द निपटा देना चाहते हैं। और पेरेंट्स पर भी बहुत दबाव है, उनको घर पर ऑफिस का भी काम करना है, बच्चों को भी संभालना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई में भी मदद करनी है।
बच्चों को पढ़ाने के लिए टेक्निकल सेटअप भी पेरेंट्स को करना है, और जिन पेरेंट्स को तकनीकी समझ नहीं है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। और झारखंड जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल जॉब तो लोग नहीं करते हैं यहाँ पर अभी भी, तो यहाँ पर मुश्किल है पेरेंट्स के लिए। झारखंड में वर्क फ्रॉम होम, जो घर से काम करने वाली जो टेक्निकल काम वाला कंसेप्ट है, ये उतना झारखंड में परिस्थिति ऐसी नहीं है अभी फिलहाल। फिर बहुत समय तक स्क्रीन देखने से, जैसा कि तरुण मैम ने बताया, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो आप इससे उबरने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप मधुर संगीत सुने और योग ट्राई करें। होती है लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। कोई एक आध दो योग सीख लेंगे आप तो अच्छा है। कसरत करें, जो भी आपसे हो सकता है। खान पान पर ध्यान दें। छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बड़े जो हैं घर में, वो छोटे बच्चों के साथ खेल लें थोड़ा। कॉलेज के विद्यार्थी रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें और खुद को जो समसामयिक विषय हैं उनसे अपडेट रखें खुद को। इससे क्या होगा कि उनमें आत्मविश्वास आएगा। बाद में जब वे कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो उनमें हीन भावना नहीं होगी कि अरे हाँ मुझे कुछ नहीं पता। तो अपडेट रखें। और अभी रोपा का मौसम है, अगर महुआ डाढ़ की बात करें तो अभी रोपा का मौसम है। धान, उड़द, मड़ुआ, साग सब्जी ये सब लगा रहे हैं। तो अगर आप किसान परिवार से आते हैं या ऐसे गांव में रहते हैं या अगल बगल रहते हैं, तो आप ऐसे कामों में हाथ बटाइए, मदद कीजिए। जानवरों को चराने ले जाइए, प्रकृति के करीब रहिए, क्योंकि अभी सबसे सुरक्षित जो जगह है वो गांव है, प्रकृति की गोद है और कुछ नहीं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्ययन के अनुसार कोरोना से देश में मानसिक रोगियों की जो तादाद है वो 15 से 20 में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने फ्यूचर को लेके जो चिंतित है। पेरेंट्स को नौकरी और बिजनेस की अनिश्चितता की वजह से वे अवसादग्रस्त हो गए हैं। बच्चे ऑनलाइन ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसके अपने खतरे हैं। वे हानिकारक और हिंसक सामग्री की चपेट में आ सकते हैं। अडल्ट कंटेंट देख सकते हैं, आपत्तिजनक चीजें शेयर कर सकते हैं, जो हो सकता है जो मना हो, जो गैर कानूनी हो। बड़े हो या छोटे, लगभग सभी स्टूडेंट्स को मानसिक परेशानी तो हो रही है, कोई चिंता नहीं है। एचआरडी मिनिस्ट्री की एक ई लर्निंग पोर्टल है, उसका नाम है स्वयं, जो यूजीसी एफिलिएटेड है। यहाँ पर आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। इसको 2 साल पहले बनाया गया है। यहाँ पर क्लासरूम को छोड़कर बाकी सारी पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं और बच्चों के लिए दूरदर्शन पर अच्छे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सेटअप के साथ दिखाया जाता है। इसकी एक पूरी प्लानिंग की हुई है, ये व्यवस्थित है, इसीलिए अच्छा लगता है और ये कारगर है। लेकिन अभी आपके पास, अगर आप तकनीकी कमियों को दूर कर सकते हैं, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, पूरी तैयारी के साथ अगर आप दे सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो ये बेमानी सी बात है। लेकिन मेरे विचार से ऑनलाइन एजुकेशन को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह शिक्षा में तो सहायक हो सकता है, पर शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकता। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए अच्छा है। यह ऑनलाइन क्लासेस का सकारात्मक पहलू तो है, दूर से ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आपने अपने छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दे दिया है, हथेली में दुनिया दे दी है, जिसमें अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ है। तो अगर आप Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you. हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है? जी जी जी, थैंक यू मैम। जी जी हाँ, तो कॉलेज के विद्यार्थियों को कहा जाता है कि वे स्मार्टफोन से लैस होते हैं। सबके पास स्मार्टफोन होता ही है, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे जैसा भी हो, लेकिन स्मार्टफोन होता ही है, तो उनके लिए चीजें आसान हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों के लिए तो राह यहाँ भी मुश्किल है। और स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं तो गुणवत्ता का सवाल तो यहाँ भी है। जैसे सस्ते जो स्मार्टफोन हैं, उनकी जो स्पीड, हाई स्पीड डेटा हैंडल करने में वो अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें रोड़ा जरूर होता है। ऐसे में घंटों ऑनलाइन क्लासेस की उम्मीद करना थोड़ा सा
लगता है एक नकारात्मक पहलू है और उसमें इंटरनेट स्पीड भी मायने रखता है, डेटा भी अधिक खर्च होता है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, बिजली का प्रॉब्लम है। इसमें मुझे ऑनलाइन क्लासेस दूर की कौड़ी लगती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कम समय के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन ये तो कम समय के लिए भी ये ऑनलाइन एजुकेशन सही नहीं है। वे इस प्रणाली में पूरी तरह मिसफिट हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा में सहायक है, पर शिक्षा का विकल्प नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म कर बुजुर्गों का थोड़ा ख्याल रखिए। जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी वाणी में सच्चाई का स्वाद है, ऐसे ही हम सभी सुमन टोप्पो, सहायक प्राध्यापक, संत जेवियर कॉलेज महुआडांड, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की आवाजों में जोश है, हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। Am I audible? यस मैम, यस, आप शुरू कर सकते हैं मैम, ऑडिबल है। Thank you so much, Abhay sir, for such a beautiful introduction. And first of all, a very good afternoon to all of you. I, Rashmi Sumantapo, Assistant Professor from the Department of English, St. Xavier's College, Mahmadar, is feeling privileged to be a part of this student development program, which is being conducted by the Faculty of Humanities. As our honorable resource persons have already expressed their valuable views and have given a deep insight into various aspects of learning in the times of COVID-19. And I hope that their suggestions and their valuable views will help our students to cope up with the present situation which is prevailing around the world. So without any delay, I would like to go ahead and start speaking on my topic. And the topic is the impact of COVID-19 on education. So first of all, we have to know what this education is. So in simple terms, we can say that education is a tool for acquiring knowledge, developing and enhancing our skills. Education plays an important role in the progress of a nation, and the young generation is regarded as the future of our country. So it is the responsibility of the teachers to help them, to guide them, so that they can become a responsible citizen of our country. So education has many purposes, but it has three main purposes. And I am going to talk about these three purposes. So the very first purpose is it helps to build the character. And we all know that the character of a person is the most important thing which helps him to occupy a reputed place in the society. So the second point is the welfare of the society. Education helps to make the society a better place to live in. The third purpose is that it helps to acquire knowledge. It also helps to develop our thinking capabilities. And we can see the difference between the thinking capability of an educated person and an uneducated person. An educated person thinks and acts in systematic and proper way, but this is not the case with an uneducated person. Coming back to COVID-19, I would like to tell that it has affected economy and social life. It has affected many sectors, but education sector is the most affected sector. We can say that this COVID-19 has affected it a lot. Today, COVID-19 has become a familiar name, and even a small kid of 3 years
is also familiar with the name. We all are passing through a crucial time period. Though this COVID-19 pandemic started from China of Wuhan, but now it has knocked almost all the countries of the world. It has affected our lives to such an extent that it seems as if it will take more than 5 to 6 months to get back to a normal life, or it can take a little longer. So it has been more than 3 months since the government declared or the government announced the complete lockdown, and we all are restricted to some areas. Though the unlock process has been started, but it will take time to come back to a normal life. Throughout these days, throughout these days, corona positive cases and the death rate are increasing day by day. But we can say the decision of instant lockdown by the central government was a vital step which led to control the spread of COVID-19 by breaking its chain to some extent. Billions of people have died, but we can say that India is least affected as compared to other countries such as the USA, Australia, Italy, China, and so on. The COVID-19 pandemic has affected education sector worldwide, leading to the closure of schools, colleges, and universities. Most of the governments around the world started closing the educational institutions in the month of March, and it was an attempt to control the spread of COVID-19. If we talk about India, then we can say that the government has taken initiative, and in the second week of March, state governments across the country started shutting down schools and colleges. And now it has been almost 3 months, and still there is no certainty when these institutions will reopen. So this is a very crucial time for the education sector, as mostly all board exams show school and college admissions, entrance tests of various universities, and competitive exams are usually held between the months of March and July. Due to the outbreak of COVID-19, school and college closures will have a long-term effect on the continuity of learning. So it is a very challenging situation. The higher education sector is the highly affected sector, as mostly held their exam university exams are held in the months of April and May, and a large number of students give their exam, and after passing their exams, they start a new journey in their life. But now they are worried because they have not given their exams, as their exams have been postponed, and there is no certainty when these exams will be held. So they are very much worried for their future. Had they, had they given their exam, they would have waited for their results and would have applied for various vacancies in various sectors such as bank, SSC, railway. But they don't have degree right now because they have not given their exam. So they are now hopeless, and the biggest concern is unemployment, as a large number of people have lost their job in this time period. And most of the students want to go for higher studies, but without giving their final exams, it is impossible to think about it. So I can say that the COVID-19 has affected the future of students severely. Apart from the last year students, we can say the first year and second year undergraduate students and PG first year students,
are also affected. Though our Honorable HRD Minister has already announced that the students of the first year and second year will be promoted to the second year and the last year. So it is not a big problem. But the big problem is that there is still a challenge to continue the process of learning. Thus, the government has come up with e-learning program. In simple terms, we can say learning with the help of internet. So e-learning, or we can say online teaching, has come up as an alternative to the classroom teaching. And this COVID-19 has actually forced us to think about the importance of online classes. Though it is not a new thing, but it was actually limited to some people only. Now, online teaching has come up as a revolution in the education sector, and it can fill the gap made by COVID 19. So online teaching has become a major part of the education system as nowadays teachers are using various platforms such as Zoom, WhatsApp, YouTube, Skype, and so on for their online teaching. And it is accessible to a large number of students from different places at the same time. As we all know that a coin has two sides, so I can say that the impact of COVID-19 on education has two aspects, that is positive and negative. So first of all, I would like to talk about the positive aspect. So Tarun ma'am and Preeti ma'am have already discussed what are the advantages and disadvantages of the online teaching, but I want to include something to it. So the very first thing is that the COVID-19 pandemic has rise has given rise to the importance of online teaching methods. And we can say that after the reopening of schools and colleges, there might be a possibility to adopt blended teaching methods. Due to this COVID-19, teachers are introduced to new technologies which can take education to a higher level. The next point is that due to this online teaching, the quality of the material are improving day by day as the teachers are getting used to new technologies and it is boosting up their confidence. We will say that COVID-19 pandemic has introduced an opportunity to adopt innovative teaching methods and e-learning platforms which can make the education system more flexible. Online teaching helps us to get online teaching helps us to proceed our online teaching helps us to get in contact with other students virtually. It saves our time as well. So I have already about positive aspects and now I am going to talk about the negative aspects. If we talk about online teaching, then the very first thing that comes to our mind is a strong internet connection. I have heard many students that ma'am, we are not able to if they are not able to open PDF file, then how can we expect that they will be able to attend Zoom classes? So it is a big issue. If we talk about online teaching, then there has to be a strong internet connection to attend online classes. So there are thousands of villages without any internet connection or even smartphone. And this may lead to increased rate of dropouts among the students. Online teaching has created many passive learners. There are many students who are losing their interest in attending these
online classes. Even students are not able to meet their friends physically, so they are experiencing the lack of social interaction. They are feeling anxious and stressed about the outbreak of COVID-19. They are totally cut off from social life and it is affecting their thinking capability. It is also disrupting the development of their character. And they are also away from practical knowledge of life, which is not possible through online classes. The next point is that the teachers are not up to the mark as they are not able to cope up with the new technologies, as they are not good at handling any new technology. Both students and teachers are facing the same problems, and these are barriers and threats to the education system. So we can say that online teaching is a need of time, but it can't replace the classroom teaching, which has its own importance. Classroom teaching is a conventional method of teaching which helps to develop a student's practical knowledge, improve his behavior and character, as the teacher can observe him in the classroom, but it is not possible in online teaching, as it will give the only bookish knowledge to these students and not practical knowledge. So I want to conclude my speech by saying that it is actually a difficult time for us. We can't ignore this situation, but we can take some steps to cope with the situation. We have to practice to go along with the present time. We should not worry with we should not worry as it will not change our situation, but it will make it worse. So we should stay positive and try to share our problems to our friends, families, and counselors. And we should try to involve ourselves to some physical activities to stay away from mental weaknesses. That's all. So today we all have seen the positive and negative aspects of COVID-19. I just want to say that we have to go along with the time and it will get over one day. Thank you. Over to you, sir. Abhay, sir. Yes, ma'am. Tell me. Over to you, sir. आज का दिन आपको हर खुशी दे, आज का दिन आपको हर खुशी दे जिसकी आप खुदा से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद मिस रश्मि सुमन टोप्पो, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। विशेष सूचना, आप सभी से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम के अंत में चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म भरेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। हौसला मत हार गिरकर, हौसला मत हार गिरकर, ए मुसाफिर अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी मिलेगी, दवा यही मिलेगी। अब बोर्ड स्थान के लिए डॉक्टर प्यारी कुजूर, विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कुडुक को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू सर। कोविड-19 वेबिनार में एसडीपी का आयोजन प्रदान करने के लिए मैं सेंट जेवियर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर फादर एम.के. जोश एसजी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का आयोजन करने का अनुमति दी है। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ रिसोर्स पर्सन तरुण कांति खलखो को
संत जेवियर्स महाविद्यालय सिमडेगा, जो कि हमारे विद्यार्थी को ऑनलाइन शिक्षा में कितनी विकास करना है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण विचार डाली है। मैं उनके लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर मिस कृति डुंगडुंग को, जो कि उन्होंने भी ऑनलाइन लॉकडाउन में किस तरह से शिक्षा ग्रहण करना है, कितनी हद तक शिक्षा हमारे विद्यार्थी पा रहे हैं, इसके संबंध में उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक सुझाव दी हैं। मैं उसके लिए भी सहृदय मानविकी संकाय की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर रश्मि मैम को, जो कि उन्होंने भी विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के लिए बहुत विस्तार पूर्वक अपने विचार डाली है। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ जो कि आज का वेबिनार सेमिनार को संचालित करने के लिए प्रोफेसर अभय डुंगडुंग को, साथ में इस कार्यक्रम को ऑपरेट करने के लिए प्रोफेसर जॉर्ज किस्कू को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे प्रतिभागी भाग लिए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रोग्राम को और सफल बनाने के लिए प्रोफेसर मुकुल सर, रवि सर टेक्निकल सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए मदद किए हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे स्टाफ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद किए हैं, साथ दिए हैं, उत्साहित बढ़ाए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और अंत में मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस वेबिनार में हमारे मानवीय संकाय के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, मैं नाम लेती हूँ रश्मि मैम को, रीमा मैम को और विभा मैम को, सर को, दोनों सर को मैं पहले ही नाम ले ली हूँ, इसलिए नहीं लेती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। और अंत में सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जो कि इस वेबिनार में भाग लिए हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर प्यारी कुजूर, विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ कुड़ुक। कुछ इस तरह हमने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह हमने जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। बुझी समा भी जला सकती है, बुझी समा भी जला सकती है, तूफानों से कश्ती अभी निकल सकती है। हो के ना मायूस, आपके इरादे बदल, हो के मायूस यूं ना, आपके इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुकुल सर। वेलकम सर। मैं सभी प्रतिभागी और प्रोफेसर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फीडबैक लिंक पे क्लिक करें। फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में डाल दी गई है। जो लोग मोबाइल से जूम चला रहे हैं, नीचे में 3 डॉट है, मोर का ऑप्शन है, वहां से चैट बॉक्स घुस सकते हैं। जो लोग लैपटॉप डेस्कटॉप से चला रहे हैं, चैट बॉक्स नीचे दिखाई दे रही है, वहां क्लिक करके फीडबैक लिंक पोस्ट की गई है चैट बॉक्स में। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लिंक को क्लिक करें, अपना ईमेल आईडी ध्यान पूर्वक डालें और बाकी इंफॉर्मेशन भी, सभी क्वेश्चन का आंसर करके फीडबैक को सेंड करें, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अभी मीटिंग ऑफिशियली हमारा स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड हो चुका है, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट तक फीडबैक लिंक में क्लिक करें और फीडबैक लिंक को भरें। 2 मिनट तक अभी ये जूम मीटिंग ऑन ही रहेगी
ऑफिशियली मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ये ऑनलाइन जूम अभी तक और 2 मिनट तक स्ट्रीम होगी, तो सभी कोई फीडबैक लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म को भरें। धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। माइक सिर्फ ऑफ रखेंगे। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। बंद कर दो दरवाजा। आप माइक ऑफ रखेंगे प्लीज। माइक बंद। फीडबैक लिंक सबने भर लिया हो तो हम बंद कर देंगे। जॉर्ज सर कुछ सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक लिंक भर दे। अभी एंड करेंगे, अभी हम लोग मीटिंग एंड करने वाले हैं, और इसके बावजूद भी अगर कोई फीडबैक लिंक नहीं भर पाए हैं तो अपने प्रोफेसर्स और हम मुझे भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जारी किया जाएगा। जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं, अगर कोई पार्टिसिपेट अभी किए हैं और फीडबैक लिंक नहीं भर पाए अभी, तो बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं आज शाम तक। धन्यवाद। मुकुल सर, अभी आप हमें लगता है फीडबैक मीटिंग को एंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है सभी ने फीडबैक लिंक को ये कर दिया होगा, भर दिया होगा फीडबैक लिंक को। तो मुकुल ओके सर, सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। कनेक्ट